अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस में आपको खुशामदीद कहेंगे। 3 मौज़ूआत के गिर्द आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी जो सरेदस्त पाकिस्तान के लिए अहम है या जो अगले कुछ दिनों की मंजर कशी करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल जो काबुल की फतह के 1 हफ्ता मुकम्मल होने के बाद कुछ ठहर सी गई है। पस मंज़र में पेशरफ्त है लेकिन पेश मंज़र में बड़ी तब्दीली नहीं है। इत्तलात हैं कि तालिबान की शूरा का कल इजलास हुआ और इसमें उसूली तौर पर यह तय पा गया कि अफगानिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियतों को मरकजी हुकूमत में नुमाइंदगी दी जाएगी। लेकिन अहम सवाल यह है कि वो नुमाइंदगी इन कौमों की मौजूदा क़यादतों को ही दी जाएगी या ये 20 साल से इक़्तिदार से मुंसलिक शख्सियात अब नए चेहरों से तब्दील की जाएंगी। भारत जो तमाम तर सूरत हाल में एक लूजर बन के उभरा है, उसे आज हिज़्ब इस्लामी के कमांडर गुलबदीन हिकमतयार ने वाज़ेह और 2 टोक वार्निंग दी है। वो वार्निंग क्या है वो भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा अहम मौजू जो दाखिली सियासत के लिए बहुत ही अहम है वो यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत स्ट्रेटेजी बदल रही है और क्या बदली हिकमत अमली बेहतर नताइज देने की अहल है और क्या बेहतर नताइज शुरू भी हो गए हैं। 3 साल तक हर सवाल पे एक ही जवाब कि पिछली हुकूमतें तबाह कर गईं देने वाली तहरीक इंसाफ ने क्या अब फोकस इस बात पर कर लिया है कि इस बात की प्रोजेक्शन की जाए कि 3 साल में हमने क्या किया है। ये स्ट्रेटेजी सियासी तौर पर कैसी है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन ये बताना हर हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी भी है कि आइन भी हर इंफॉर्मेशन तक रसाई की जमानत देता है। इस स्ट्रेटेजी के क्या समरात होंगे ये आज की गुफ्तगू में आपको बताएंगे और पीटीआई से भी जानने की कोशिश करेंगे वो अपने आप को कैसे गॉज कर रहे हैं। साथ ही साथ इस ज़मन में आपको हुकूमत के दावों और उन दावों की मौजूदगी में ज़मीनी सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। तीसरी अहम चीज़, कुछ दिन की खामोशी के बाद नैब के बुलावे फिर शुरू हो गए हैं। एक बार फिर शहबाज शरीफ को बुलावा भेजा गया है। ये सिचुएशन में क्या तब्दीली लाएगा इस पर भी बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुझे जोड़ रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, अकील यूसुफ ज़ई साहब हैं, माहिर अफ़गान उमूर, मुसन्निफ़ हैं, लिख चुके हैं तालिबान पर भी, और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई अहमद जवाद साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा है। मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के मामले से ही। आने वाले दिनों में वज़ीर ख़ारजा दौरा करने जा रहे हैं ख़ित्ते की कुछ और मुल्कों का जिसमें तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान है कि जो हमसाया मुल्क में सिचुएशन बन रही है किस तरह उसको इस तरह से आगे ले जाया जा सके कि ख़ित्ते के लिए भी बेहतर और अफ़गानिस्तान का अमन भी ख़ित्ते में तब्दीली लेकर आ सके। अकील यूसुफ ज़ई साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। जो इस वक्त पैगामात मिल रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं तालिबान को लेकर, अभी तक तो इस पर पहले बात हो रही थी कि जो काबुल टेक ओवर जैसे हुआ और अब मैं कहूंगी जो न्यू तालिबान कहूं या न्यू नॉर्मल कहूं या जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेकर जितने बयानात और जितना पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स तालिबान काबुल में कर रहे हैं, जो बयानात दे रहे हैं दुनिया भर के लिए और जो एमनेस्टी दे रहे हैं, ये कितना बड़ा सरप्राइज है तालिबान का चेंज। इसको दुनिया को कैसे देखने की जरूरत है और क्या इसको एक परमानेंट चेंज के तौर पर देखा जाए? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया बिल्कुल परफेक्ट है कि सरप्राइजिंग सिचुएशन भी है। और जिस तरीके से उनका एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है, जिस तरीके से बहुत से लोगों के तज्जिए, बहुत से लोगों के दावे गलत साबित हुए हैं, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान अपनी तारीख के वाकईतन एक नाजुक मगर अहम तरीन और शायद के मस्बत दौर में दाखिल हो गया है। अब देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस क्या है, इसलिए कि हमें तो लग रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मौजूदा तालिबान का जो एक नई शक्ल है उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जी, जो आप बात कर रहे हैं ओआईसी का भी इजलास चल रहा है, इंसानी हकूक का मुतालिबा, अमेरिका और यूरोप से भी यही बात आई, इंसानी हकूक का मुतालिबा, जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो यही दिखाई देते हैं। मगर अगर हुकूमत साजी की बात कर ली जाए, 15 से अब तक और गुज़िश्ता 4 दिनों में अभी इस ऊपर कोई वजाहत नहीं हो सकी कि किस तरह आगे बढ़ा जाएगा। ऑन बोर्ड करने की कोशिश की जा रही है। आपसे जानना चाहूंगी, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, पश्तून, बलोच, यहाँ पर आप जो भी मुलाकातें हो रही हैं या जो भी बयानात दिए जा रहे हैं, आपके ख्याल में वही क़यादतें लीड करेंगी जो कर रही थी इन मुख्तलिफ सेक्ट्स को, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, या फिर चेहरे बदले जाएंगे और तालिबान समझते हैं कि बदले चेहरों के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? मेरे ख्याल में इसकी एक बुनियादी वजह यह है, ये जो कंफ्यूजन है उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं।
एक तो ये है कि जिस तरह अमेरिका के लिए, नेटो के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए फॉल ऑफ काबुल बहुत सरप्राइजिंग था या शॉकिंग था, उसी तरीके से ये वाली सूरत हाल कि अफगान फोर्सेस मुकाबला नहीं करेगी, अशरफ गनी साहब बाहर चले जाएंगे, उनकी कैबिनेट गायब हो जाएगी, शायद कि ये तालिबान के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग सिचुएशन थी। उनके जहन में भी ये था कि शायद कि 3-4 महीने ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और उसी सिलसिले या उसी ड्यूरेशन में तालिबान का हमने जिनसे बात की है इस दौरान में, तो वो कह रहे थे कि हम तो उस स्पीड से चल रहे थे कि हम अपनी लॉबिंग कर रहे थे, राब्ते कर रहे थे, बहुत से लोगों के खदशात दूर कर रहे थे इंटरनेशनली और रीजनली हम लोगों को ऑन बोर्ड ले रहे थे। मगर जिस तरीके से वहां पर क़यादत का या एडमिनिस्ट्रेशन का या हुकूमत का या गवर्नेंस का एक क्राइसिस शुरू हुआ और जिस तरीके से काबुल से वो लोग चले गए, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हमारे लिए भी जो टाइम है या टाइम जो दरकार वक्त की जरूरत थी उसको भी फिलफिल करना काफी मुश्किल साबित हो गया। मगर अब जो 2-3 दिन से जो हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में तालिबान बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल वे आउट के जरिए आगे आ रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर इनके राब्ते जारी है, जिस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक उनको अब फैसिलिटेट करने लगे हैं, मुख्तलिफ खासकर रीजनल पावर की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अपने मफादात के तनाजुर में या तालिबान की कुव्वत या उनके एक निस्बतन नरम रवैये के बारे में वो जिस तरीके से अपनी चीजें रीसेटलमेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो सकता है आइंदा चंद दिनों में चीजें मस्बत होगी। मगर दूसरी जो एक बात है जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि अमेरिका ने या जो अफगान क़यादत रही है 20 वर्षों में, उन लोगों ने अफगानिस्तान में किसी भी पार्टी को बनाने में या तश्कील देने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। और इस वक्त भी सूरत हाल है कि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी रजिस्टर पार्टी हिज़्ब इस्लामी है जो कि तालिबान के साथ बैठी हुई है, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल सेटअप था नहीं, इस वजह से वो वारलाट समेत मुख्तलिफ जो एतदाल पसंद, इस्लाम पसंद लोग हैं या जमहूरियत पसंद या अफगान नेशनलिस्ट है, उनके साथ बात कर रहे हैं। अखिल साहब साथ रहेगा, कुछ और भी इन डेप्थ सवाल आपसे अब जानना चाहेंगे। फारूक हमीद साहब ये फरमाइएगा कि जैसे अब सरप्राइजिंग रहा ओवरऑल ही सिचुएशन के काबुल का टेक ओवर भी, अफगानिस्तान हुकूमत और फौज का खड़े ना होना, और उसके बाद जो तालिबान जो बयानिया यानी कि जो माइंडसेट सामने आ रहा है, तशवीश यकीनन है, क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं आ रही। बेशक बयानात अच्छे हैं, इम्कानात खदशात हैं, जो वो दावत दे रहे हैं मुख्तलिफ कौमियतों को हुकूमत साजी की। पाकिस्तान का राइट नाउ आप रोल क्या देख रहे हैं? वजीर खारजा का विजिट होने जा रहा है, ये वो ऑन बोर्ड कर लेंगे? पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है, कर रहा है, किस तरह देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। सॉरी कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम पहले हो रहा था। मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक बड़ा लीडिंग रोल है इस वक्त, बड़ा मैं तो समझता हूँ बल्कि एक मेन रोल है, और जो पूरी दुनिया भी इसको रिकग्नाइज कर रही है कि अफगानिस्तान में ये जो ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, इसमें फैसिलिटेट करना, इसमें मदद करना अफगान तालिबान की और बाकी ग्रुप्स की कि किसी तरह वहां पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आ जाए, जिसको आप नेशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो उसमें पाकिस्तान का रोल तो है। अभी पीछे जितने वो नॉन पश्तून जो लोग थे, खासकर नॉर्दर्न लाइन से ताल्लुक जो लीडर थे, वो पाकिस्तान आए हुए थे। और इससे पहले आपको मालूम है कि अफगान तालिबान और अमेरिका का जो पीस प्रोसेस था, डायलॉग हुआ था, जो डील हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो अभी भी पाकिस्तान का, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मीडिएशन वाला रोल है, लेकिन यकीनन इट इज फैसिलिटेशन से भी जरा मैं समझता थोड़ा बढ़ गया है, इन अ फॉर्म के थोड़े बहुत मीडिएशन भी मुझे इसमें नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है ये पॉजिटिवली जा रहा है। अब ये देखना है कि कितना जल्दी अफगान तालिबान कामयाब हो जाते हैं अपनी ये मज़ाकरात। ब्रिगेडियर साहब, ये जो अकील साहब बात कर रहे थे कि कुछ तालिबान के लिए भी सरप्राइजिंग हुआ, और जो मीडिया इंटरनेशनल जो इनके दोहा मुज़ाकरात भी थे कि 6 माह का टाइम, यानी कि जो भी बातें रिपोर्ट हो रही हैं सामने आ रही, खुद तालिबान ने भी काबुल के बाहर पहुंच के काफी घंटे इंतजार किया, करीबन 18-20 घंटे के उन्होंने काबुल के अंदर नहीं गए, पुरअमन तरीके से वो दाखिल हुए। वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतना सडन आ जाएगी। वो भी ऑन बोर्ड कर रहे थे मुख्तलिफ सेगमेंट्स को, या कि इंटरनेशनल जो ममालिक या फोर्सेज मौजूद हैं, आपके ख्याल में वो कितना तैयार हैं हुकूमत साजी के लिए, कितना वक्त दरकार रहेगा? और फिर चीन का भी आज एक स्टेटमेंट आया, वो भी तवक्को कर रहे हैं कि ये एक काबिल कबूल हुकूमत बना लें। ये काबिल कबूल खुद अफगान तालिबान के बयानिए के मुताबिक वो किस किस को ऑन बोर्ड करना चाहेंगे इस काबिल कबूल के लिए? देखिए, अफगान तालिबान मैं समझता हूँ कि उनकी तैयारी थी इन द सेंस कि जिस तेजी के साथ वो काबुल की तरफ पेशरफ कर रहे थे, और जिस तेजी के साथ तो मुख्तलिफ
वॉरलॉर्ड्स और ऐसे लोग थे जिन्होंने रेजिस्टेंस नहीं किया और इनकी अपना पेशकदमी से, तो वो उनको मालूम था कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। वैसे तो वेस्ट ने कहा था तकरीबन 90 दिन जो है जी उनको तालिबान को काबुल में आते हुए लगेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि अफगान आर्मी बहुत जल्दी कोलैप्स कर गई तो इनको एक अच्छा पैसेज मिल गया टू काबुल। और अशरफ गनी आपने देखे, इन्होंने अच्छा उसके साथ जो अमेरिकन ने भी उसको एक सेफ पैसेज दिलवाया, फिर वो भी वहां से फरार हो गया, या जो भी आप कहें। तो अफगान तालिबान मेरा ख्याल है उनके पास एक ऑलरेडी वो तैयार थे इस चीज के लिए कि उनको इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए अब उनको पहले की तरह उनका तर्ज अमल से बहुत फर्क होना चाहिए, और वो एक नए माइंडसेट के साथ आए कि कुछ लोगों को जो कि बेशक उनके रवायती हरीफ भी है उनको भी साथ लेके चले। और देखिए मुख्तलिफ मज़ाहिब जो है उनके साथ भी उन्होंने ताल्लुकात अपने बनाए, उनको भी उन्होंने रीच आउट किया। और फिर ऐसे लोग जिस तरह पंजशेर वैली के अहमद मसूद, वो हो गया का अपना अशरफ गनी के भाई, उन्होंने इनकी फेवर में, इनको सपोर्ट में के लिए ऐलान किया। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल उनके सामने सिर्फ यही है कि जल्द से जल्द ऑर्डर रिस्टोर किया जाए, नंबर 1, लोगों में जो एक सेंस ऑफ फियर है उसको खत्म किया जाए। और ठीक है, जो लोग इनखला कर रहे हैं, जिनका जो वहां से निकलना चाह रहे हैं, ये उनके मेरे ख्याल रास्ते में नहीं आ रहे हैं। इसी तरह बड़ी तादाद अभी भी, अगर ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए कोई हुकूमत साजी की तरफ जाना, और उसके लिए क्या इक़दाम। नज़ीर लगारी साहब, ये जो मैंने अभी ऊपर बात की कि कौन सी शख्सियात को ऑन बोर्ड करना चाहेंगे, खासतौर पर उन मुखालिफ ग्रुपों या कौमियतों के साथ जहां पर ये हरीफ भी रहे तालिबान, अब्दुल्ला हैं, अता नूर मोहम्मद हैं, अशरफ गनी के भाई हैं, रशीद दोस्तम हैं, इनको ऑन बोर्ड करने की कितनी एफर्ट रहेगी? और अगर ये ऑन बोर्ड नहीं आते, फर्ज कर लेते हैं, तो क्या फैक्टर्स हैं, ये मुजाहिमत करने की पोजीशन में होंगे, चैलेंज करने की पोजीशन में होंगे, फिर इनका चैप्टर क्लोज होगा वहां पर? देखें, एक तो ये है कि जो इन्होंने फ़ौज खड़ी की थी वो फ़ौज इनके काम नहीं आ सकी। वो उसने तो हर जगह पर सरेंडर किया जहाँ ये जाते रहे। असल बात ये थी कि इनकी तनख्वाहें वगैरह भी रुक गई थी और इनके साथ हालात बहुत ख़राब थे और इनको कोई कवर नहीं था, एयर कवर नहीं था। जहाँ भी तालिबान जाते थे, ख़ास तौर पर विड्रॉल के ऐलान के बाद, जहाँ भी वो आगे बढ़ते थे उनको वेलकम किया जाता था और वो जाकर उस इलाके को फतह कर लेते थे। तो ये उस वक्त तो हम भी चौंक रहे थे। हम कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब आनन फानन अमेरिका के जाने के ऐलान के साथ ही जो है वो तालिबान इस तरह तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरे एक ज़माने में इनके साथ, मुल्ला उमर के साथ और उनके करीबी लोगों के साथ बड़े राब्ते भी हुआ करते थे। मुझे उनका वो माइंड सेट भी याद है। मैं एक वज़ीर साहब थे कंधार में, तो मैंने एक कैमरा निकाला और एक गधा गाड़ी में गधा गिर गया था, तो मैं उसकी तस्वीर बनाना चाह रहा था। उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा देखें आप ये नहीं कर सकते हैं, किसी जानदार की तस्वीर नहीं बना सकते हैं। तो अब वो उससे बहुत आगे जा चुके हैं। अब तो उनकी अपनी वीडियोस बन रही हैं, अपनी वो लाइव उनकी कवरेज हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। अब उस माइंड सेट से एक दफ़ा आगे आ चुके हैं। मुल्ला उमर साहब की तस्वीर किसी ने नहीं देखी थी, मैंने ख्याली एक तस्वीर बनाई थी। मुजाहिद साहब ने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पहले अपनी मेरी किताब में छपी थी। जी जी हाँ, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकी लोगों के भी विजुअल जो हैं, अब्दुल गनी बिरादर साहब के, मुल्ला हैबतुल्लाह के, इनके भी आ रहे हैं। बल्कि इनके एक लीडर ने, अभी मुल्ला उमर हयात थे, मुझे इंटरव्यू दिया था, आपको याद होगा हमने उनका इंटरव्यू चलाया था। तो वो उन्होंने अगर जो थोड़ा सा नकाब ले लिया था लेकिन फेस उनका नज़र आ। मुल्ला अख्तर उस्मानी कमांडर जो उनको अपना नायब बनाया था, तो उनका इंटरव्यू हुआ था और उन दिनों मोस्ट वांटेड थे। बल्कि इस पर तो, उस इंटरव्यू पर तो जॉर्ज बुश ने भी बात की थी, परवेज़ मुशर्रफ से भी पूछा गया था, ज़िल्मे खलीलज़ाद ने भी बात की थी, दुनिया भर में बात की गई थी उस इंटरव्यू के ऊपर। लेकिन ये कि अब तालिबान एक दूसरी शक्ल में आए हैं और हमें देखना चाहिए, दुनिया को ये मौका देना चाहिए कि क्या ये एक नए शक्ल में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है वो पॉजिटिव हुई है और उससे कुछ दुनिया को अमन मिल सकता है और इस रीजन के अंदर एक अमन की फिजा पैदा हो सकती है। हमें इन चीज़ों को ज़रूर समझना चाहिए और इस पर, और कोई मिलिटेंट्स ग्रुप हैं नहीं। देखें, वो तो हुकूमत में शामिल हो गए थे, हुकूमत फौज बन गई थी। ये सारे के सारे जो इनके ग्रुप्स थे, शुमाली इत्तेहाद के साथ शामिल थे या जो और ग्रुप्स थे, माजी के ग्रुप्स जो थे, इवन
अब मिलिटेंसी की बड़ी ताकत तो गुलबदीन के साथ भी नहीं होगी या अब्दुल्ला के पास भी नहीं होगी। रशीद दोस्तम के पास एक हद तक थी, लेकिन वो तो तालिबान के आने से बहुत पहले चले भी गए थे, छोड़ गए थे। अब इनके पास एक ऑप्शन तो ये है कि इनको साथ रखें और दुनिया को ये तासुर दें कि जनाब ये जो है हमने इनको साथ कर लिया है, अब दुनिया हमें तस्लीम कर ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि इनके पास उज़्बेक, ताजिक और तुर्कमेनिस्तानी और दीगर लोग जो हैं ताजिकिस्तान के, वो उनके पास अपने खुद उनके साथ शामिल हुए हैं और ख़ुद तालिबान का हिस्सा बने। हो सकता है कि उनमें से किसी को लें, लेकिन बहरहाल बेहतर ये होगा कि एक ऐसा तासुर जाए कि दुनिया देखे कि कंसेंसस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ के अमन के लिए। असल मसला तो रीजन का अमन है, अफगानिस्तान के अमन के साथ। बिल्कुल ऐसा है। अकील यूसुफजई साहब, ये जो रीजन के अमन की बात हो रही है और तासुर की बात लगारी साहब कर रहे हैं, तासुर तो अफगान तालिबान ने पूरा एक मुस्बत अंदाज में देने की कोशिश की है, क्योंकि आज भी जो रिपोर्ट हुआ है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP को लेकर, वहां मुल्ला हैबतुल्लाह की जानिब से 3 रुकनी कमीशन बनाया गया और फिर इनको कहा गया है TTP को कि पाकिस्तान की तरफ से शिकायत हैं तो आप मामलात को तय करें। जो उन्होंने पहले बयान दिया, समझे ये उसका सेकंड स्टेप जो हमें नजर आ रहा है, इसका मतलब लिया जा सकता है कि अफगान तालिबान वाकई खित्ते के अमन को भी तरजीह रखते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमने चंद मिसालें दी है, इसी तरह का रवैया तो हमने देखा है ना, मगर अब भी जो रवैया देख रहे हैं उसमें तो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी तरफ देख रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब जो तालिबान अपने इत्तेहादियों के समेत जो लोग जंग से तके हुए हैं, जो साबिका वारलॉर्ड्स है, जिसमें लगारी साहब ने इशारा भी किया कि इस वक्त जो तालिबान का शूरा है या दोहा का जो डेलीगेशन था या जो कमेटी थी, उसमें 4-5 तो उज़्बेक और ताजिक अहम लोग बैठे हुए थे। उन्हीं की मौजूदगी से इन्होंने शुमाली अफगानिस्तान पर जब ये कब्जा कर रहे थे तो उन्हीं को इस्तेमाल में लाया गया है। इसी तरीके से आप देख लें कि हमारा पाकिस्तान के बाज तबके या हमारे बाज लिबरल और नेशनलिस्ट एक ताना दे रहे हैं, एक तासुर दे रहे हैं कि यार इतना एक हफ्ता गुजर गया, इन लोगों ने अभी तक ये निजाम नहीं लाए हैं, कोई मैकेनिज्म लेकर नहीं आए हैं। मगर आपको याद होगा, सब दोस्तों को याद भी है, अपने देखने वालों को भी याद है कि चंद साल पहले अफगानिस्तान में इलेक्शन हो गए, अब्दुल्ला साहब और अशरफ गनी साहब के दरमियान मुकाबला था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे। इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया, वहां पर एक इशू पैदा हो गया और फिर सिर्फ ये याद दिला दूं कि उसी हुकूमत की तश्कील में पूरी दुनिया को तशवीश भी थी, मगर उसमें भी 3-4 महीने लग गए थे। अब उस पर किसी ने एतराज नहीं किया था कि भाई अशरफ गनी साहब ने इलेक्शन जीता है तो ये जाकर हल्फ उठा ले। आपको ये भी याद है ना, ये क्यों हमारे बाद लोग तजज़िया भूल रहे हैं कि बैक वक्त काबुल में दुनिया की हिस्ट्री में बैक वक्त 2 लोगों ने एज प्रेसिडेंट या चीफ एग्जीक्यूटिव के बैक वक्त एक ही दिन के दौरान जो है ना हल्फ भी उठाए थे। अब तालिबान इतनी जल्दी में या इतनी अजीब किस्म की सूरत हाल में वो आ गए हैं, पूरी एक नेशनल कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम सब के लिए खिलाफ तवक्को है। पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, खवातीन के शोज में वो बैठे हुए हैं, उन सबको तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा रहे हैं। मगर हम इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने एक हफ्ता गुजारा है तो आप हुकूमत की तश्कील क्यों नहीं दे रहे? अकील साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उनके बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी समझ में नहीं आ रही और दुनिया ट्रस्ट करना चाह रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। अब ये जब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हिकमत यार साहब की भी मुलाकातें रही, वहाँ पाकिस्तानी सफीर से भी रही, गुलबदीन हिकमत यार अहमद शाह मसूद साहब के साहबजादे, जब हम रीजनल पीस और अफगानिस्तान के अंदर पीस की बात करें, इन लोगों के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के वजीर खारजा दौरा करने जा रहे हैं 4 ममालिक का, अफगानिस्तान तो उसमें नहीं है। क्या तमाम रीजनल ताकतें भी मिलकर बेहतर पॉलिटिकल सूरत हाल निकाल सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर? मेरे ख्याल में हमारे एक सीनियर ने बताया भी कि पाकिस्तान का बहुत की रोल रहा है। बहुत से लोग पाकिस्तान के किरदार पर एतराज कर रहे हैं, मगर हम ये फिर भूल रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर एक जानिब अमेरिकन जो बाइडन और ट्रंप समेत सब लोग खुद बार बार अकील यूसुफजई साहब की आवाज दी। फारूक हमीद साहब, गुलबदीन हिकमत यार साहब ने आज भारत को बड़ा 2 टोक पैगाम दिया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से इज्तिनाब करे। कितना अहम है और क्या भारत के लिए, भारत के खिलाफ एक चार्जशीट ना हो जाए एक न्यूट्रल साइड से? देखिए, भारत के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो हुआ अफगानिस्तान में, और अफगान तालिबान ने तो पहले दिन से कहा है, कितनी मर्तबा उन्होंने कहा है कि हम अपनी सरजमीन अपने पाकिस्तान और बाकी जितने उनके नेबर उनके खिलाफ किसी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
और जाहिर बात है कि ज्यादा दहशतगर्दी जो है, ठीक है, कुछ एंटी चाइना मिलिटेंट ग्रुप भी वहां पे है, को रूस को भी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को भी तहफ्फुज़ात है, लेकिन ज्यादा तहफ्फुज़ातों और बड़े स्ट्रॉन्ग इस मामले में सेंसिटिविटी उत्तर पाकिस्तान के हवाले से है। क्योंकि हमारे DGISPR ने तो पहले ये कौम को ये भी बता दिया है कि 66 ट्रेनिंग कैंप्स और बेसिक तरीके तालिबान के वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान के सरजमीन से, दाइश के वहां पे बेसिस हैं, और वो उनको रॉ और अफगान इंटेलिजेंस, जो कि अब मेरे ख्याल NDS काफी हद तक वो तितर बितर वो लोग हो गए हैं उनके गठजोड़ से, एंड आई एम श्योर विद द बैकिंग ऑफ द CIA और ये अमेरिकन, उनको सब पता था कि ये क्या हो रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन से, पाकिस्तान से, चाहे KP हो चाहे बलूचिस्तान हो, वहां पे ये दहशतगर्दी के एक्ट्स को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर उसके बाद पश्तून सो कॉल्ड PTM पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट को है, उनको भी ये रॉ और अफगान नेक्सस जो है अपना NDS का, ये भी उनको सपोर्ट करते हैं माली तौर पे, पॉलिटिकली, और एक नया नैरेटिव लाने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर गुलबदीन हिकमतयार, जो कि अफगान जिहाद के एक बड़े वेटरन और सीनियर लीडर जिनकी पाकिस्तान में बहुत रिस्पेक्ट है, और वो आप देख रहे हैं कि वो तालिबान के साथ बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं, तो गुलबदीन हिकमतयार और अफगानिस्तान में उनकी बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट है, वो जब ये बात करते हैं तो अब ये चीज सामने आ गई है, इंडियंस को बड़ा क्लियर हो गया कि अब किसी किस्म की, अगर वहां अभी भी रॉ के लोग हैं, वैसे तो काफी उनके कॉन्सुलेट वहां पे बंद होके वहां के रॉ के लोग इंडियंस जो हैं वो भाग गए, उनके इनखला हो गया वहां से, अगर अभी भी उनकी कोई बाकियात वहां पे है, तो बिल्कुल ये TTP के लोगों को अफगान तालिबान, आप देखेंगे जो उनकी गवर्नमेंट इंशाल्लाह आएगी, वो इनको ना सिर्फ डिसआर्म करेंगे, उनके बेसिस को खत्म करेंगे। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिमांड है और हमारी सेंसिटिविटी है, और मेरा ख्याल है वो रिस्पेक्ट करेंगे पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जो कंसर्न है। और ये PTM को जो एक सपोर्ट मिली थी, जिसमें बड़े अफगानी हैं वहां पे जो आके सेटल हुए अफगान महाजिरीन और ये लोग, इनका नेक्सस जो था, मेरा ख्याल है उसको भी बहुत अभी सेटबैक हुआ है, और उनके पीछे बैकिंग थी। मैं अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान के खदशात हैं और इसका इजहार पाकिस्तान इस पूरे मामले से पहले से कर रहा था, मगर अब जिस तरह गुलबदीन हिकमतयार साहब के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ये फिर अफगान तालिबान की जानिब से जो TTP को पहले पैगाम दे दिया गया और जो आज भी बात की गई, पाकिस्तान के फेवर में बहुत सी चीज़ें जो अभी इस वक्त दिखाई दे रही हैं, आने वाले दिन अल्लाह करे कि मामलात इसी सूरत आगे बढ़े और बेहतर रीजनल पीस हमें दिखाई दे। क्या पाकिस्तान भारत के किरदार को लेकर आलमी बरादरी को कन्विंस कर सकेगा कि भारत किस तरह खिते को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें करता रहा है, और ये वहां से आने वाली आवाजें इस वक्त साबित कर रही हैं? देखें आयशा, फर्स्ट ऑफ ऑल विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई टुडे इन योर प्रोग्राम आई हैव ए very unique experience कि I had to be on a listening presence like 25 minutes of the program, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस हुआ है मुझे ये। आई थॉट कि आपने मेरे व्यूज लेने के लिए मुझे इनवाइट किया था। जी बिल्कुल, आपके व्यूज लेने के लिए किया था, और आप उस अफगानिस्तान के इशू पर आ रहे हैं, क्योंकि लेटर ऑन पार्ट में जवाद साहब गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी के ऊपर है सारे का सारा, और जो गवर्नेंस है उसके ऊपर है वो पार्ट, तो ये अफगानिस्तान का थोड़ा एंगल था, तो मैं इन डेप्थ इसीलिए अकील यूसुफजई साहब से उस पर ले रही थी। जी बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल आप लें, लेकिन ये है कि आप जब किसी को इन्वाइट करते हैं, यू डोंट मेक हिम सिट एज ए लिसनर ना। वैसे वो तो हम वैसे ही देख सकते हैं आपके प्रोग्राम को, हम आप हुक्म करेंगे हम ऑन करके देख लिया करेंगे, लेकिन जब आप मेरा ख्याल है आप सवाल पर भी आ जाए मेरा ख्याल से। जी मैं आ जाऊंगा, लेकिन आई हैड टू रजिस्टर समथिंग व्हिच इज क्वाइट यूनिक एक्सपीरियंस जो मुझे इस दफा हुआ है। अच्छा, अब अफगानिस्तान के इशू पे बात हो रही थी, काफी डिटेल से आपने सारे मेहमानों के साथ की है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान के हवाले से 2-3 कैटेगरीज हैं जिनको हम अलग अलग से देखते हैं। एक इसमें कैटेगरी है जिन्हें हम इस वक्त दुनिया भी लूज़र के तौर पे देख रही है, उनके रिग्रेट्स भी बहुत हैं, उनकी वरीज भी बहुत हैं, कंसर्न्स भी बहुत हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत हैं। वो कैटेगरी है USA की और इंडिया की, और तनकीद भी सबसे ज़्यादा इन पे हो रही है, उनके अपने मुल्क में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, उनके उस डिसीजन के ऊपर तनकीद हो रही है कि जो 20 साल से वो अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे और किस तरह से उनको अफगानिस्तान से वाइंड अप किया गया। दूसरी जो एक कैटेगरी है वो है कंसर्न्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन कह लें, कनाडा कह लें, इस तरह के दूसरे ममालिक जो हैं, अमेरिकन एलाइज जो हैं, वो सिर्फ कंसर्न्ड हैं। उनके कंसर्न वही पुराने वाले हैं कि ये कहीं बुरके तो नहीं पहनाएंगे, ख्वातीन को एजुकेशन लेने देंगे या नहीं लेने देंगे,
इनके क्या इरादे हैं, क्या ये पुराने तालिबान से मुख्तलिफ हैं या नहीं है। तो वो इसको इस तरह से अपने फिक्र और अपने कंसर्न के साथ देख रहे हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो है बड़ी कंपोज्ड कैटेगरी है, जो बड़े मुतमिन है, जो कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, जो भी कोई शख्स होता है या कोई कंट्री होता है तो वो वाली सूरत हाल है। उसमें एक तो पाकिस्तान है, एक तालिबान है, और इसके साथ साथ रीजनल कंट्रीज में चाइना, रशिया, ईरान और टर्की हैं। इन ममालिक में आपको कोई पैनिक नहीं नजर आ रहा, कोई नर्वसनेस नजर नहीं आ रही, बड़े कंपोज्ड हैं, सिचुएशन को बड़े एक नॉर्मल या एक जैसे कि उनके लिए एक एक्सपेक्टेड या उनको ये चीज़ का अदराक था और उन्होंने उसको कैसे हैंडल करना है, उन्हें अपनी क्लैरिटी है कि उन्होंने आने वाले दिनों में कैसे रिएक्ट करना है। तो ये तो अच्छी बात है। अब जहां तक पाकिस्तान के इस वक्त रोल का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ आयशा के तीन जो इसमें ग्रुप्स हैं, यूएसए, पाकिस्तान और तालिबान, अगर ये तीनों अपने अपने लेसन सीख लें, क्योंकि ये तीन ही बेसिकली इसमें वो स्टेक होल्डर्स थे कि जिन्होंने इसमें नुकसान उठाया। पाकिस्तान ने क्या नुकसान उठाया कि पाकिस्तान को अमेरिका की जंग लड़नी पड़ी अफगानिस्तान के साथ, और उसमें उसके लिए उसे अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, अपने मुल्क के अंदर 80,000 लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी, अरबों डॉलर का इकोनॉमी का नुकसान हुआ। ये पाकिस्तान का नुकसान था अमेरिका की जंग लड़ने का। यानी अब पाकिस्तान अब अमेरिका की जंग कभी नहीं लड़ेगा। ये है स्टेटमेंट और ये है नैरेटिव इस वक्त की हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अंडर। दूसरा यूएसए के हवाले से है कि वो जो उन्होंने 20 साल यहां तजर्बा कर लिया है, क्या वो कभी दोबारा ऐसा तजर्बा करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है नहीं करना चाहेंगे। तीसरा तालिबान के साथ उन्होंने जो पिछली दफा अपना नैरेटिव रखा था, उसमें क्या हुआ, 20 साल अफगानिस्तान और पूरी कौम को आप कह लें कि 2000 वाली सिचुएशन और आज 2021, अफगानिस्तान में कोई तरक्की नहीं हो सकी, अफगानिस्तान आगे नहीं बढ़ सका, और वो 20 साल, 2 दहाइयां, एक जनरेशन उसमें खत्म हो गई। तो तालिबान भी ये नहीं चाहेंगे कि वो एक ऐसी सिचुएशन में आए कि जिसमें दोबारा क्रूज मिसाइल आ रहे हों, अमेरिका को कोई ऐसी रीजन मिले कि वो यहां पे बम्बार्डमेंट करे। तो इसलिए तालिबान के लिए भी एक लेसन बड़ा क्लियर कट है। तो ये तीन स्टेक होल्डर जो हैं, इनके तजर्बात जो हैं, वो एक पीसफुल मुस्तकबिल जो है उसकी तरफ हमें ले जा सकते हैं। और मुझे यकीन है कि ये तीनों ग्रुप्स जो हैं, इन्होंने अपने लेसन सीख लिए हैं और ये इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं जवाद साहब, लेकिन हम तारीख से क्या सीखते हैं ये तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आपने कहा जरूर है, उम्मीद रखते हैं कि हम कुछ तारीख से सीख लेंगे। सवाल मैंने यही रसल में रखा था कि भारत के डिजाइन जो हैं कि हम उसको दुनिया को बावर करा सकेंगे अपनी जगह से। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बात कर लेते हैं कुछ मुल्क की दाखिली सियासी हालात और साथ ही साथ गवर्नेंस। हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। एक मामला जिस पर बार बार हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जाता था, जब भी कोई सवाल उठाया जाए या तनकीद की जाए तो हुकूमत की जानिब से, वज़रा की जानिब से जो बयानात आते थे उसमें हर बात में माजी की हुकूमतों पर तनकीद और मामलात क्यों इस जगह हैं, क्योंकि बेबस है हुकूमत बहुत से मामलात और मसाइल की वजह से। लगारी साहब, 3 साल बाद क्या आपको लगता है कि ये जो एक नैरेटिव था कि पिछली हुकूमतों ने सब तबाह कर दिया, हुकूमत को एहसास हुआ कि इतना काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है, अवाम में वो चीज़ इसको नहीं एक्सेप्टेंस दी जा रही है, लिप सर्विस इज नो सर्विस, और अब जाके हुकूमत ने सोचा कि ये बताया जाए कि हमने 3 साल में क्या क्या किया या कौन से गोल्स अचीव हो गए। क्या ये एक तब्दीली है और कितनी अहम है? अगर इस तब्दीली में कोई फ़ायदा है, अगर लोगों के ऊपर इसका मुस्बत असर पड़ता है तो ज़बरदस्त, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। गवर्नेंस का इनका तजर्बा नहीं था, बल्कि चीज़ों को इन्होंने मैस किया। जो चीज़ें चल रही थी उनको ख़राब किया। जहाँ जहाँ डेवलपमेंट चल रही थी वो एक हद तक रुक गई। हम तो यहाँ पर सिंध में देखते हैं कि आप अगर सक्खर से सफ़र करें और मुल्तान तक पहुँचें 3 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते थे, और वो जो है ये M5 बना कर गए थे, हम उस पर देखते रहते हैं। अब इसके बाद यहाँ बनना था, 3 साल इनके हो गए, इस अरसे में बनना था सक्खर से हैदराबाद, वो नहीं बन पाया है, अब तक नहीं बन पाया, उसको शुरू नहीं किया गया है। तो एक तो ये है कि डेवलपमेंट रुक गई है।
और मालूम नहीं है कि इनका जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो कहाँ जाता है, वो कर्ज़ों की अदायगी में जाता है या लोगों के लिए कुछ रिलीफ का सामान होता है। महंगाई की शरह माजी में कभी भी इतनी नहीं थी। देखिए बाकी पार्टियां अपना वो देती हैं, वो पूरी तफसीलात बताती हैं कि जी पहले साल हमें ये सूरत हाल थी, उसके बाद हमने ये किया, फिर उसके बाद ये हुआ। किसी ना किसी के दौर में कुछ ना कुछ हुआ और दोनों बाजी की हुकूमतों को ले लेते हैं। पहले साल आए तो यहाँ पर हमने देखा था कि ट्रकों से आटा बांटा जाता था। अगले साल उसके जब वो आए तो ये सूरत हाल थी कि ट्रकों से आटा बांटा जा रहा था, शहरों में आटा नहीं मिल रहा था। उस वक्त आप कराची में ही थी और ये सूरत हाल आपने खुद कवर भी की थी, देखी भी थी, वो सारी खबरें आपके सामने थी। फिर उसके बाद अगले साल उसी हुकूमत ने जो है इस सूरत हाल पर काबू पाया और उससे अगले साल हम एक्सपोर्ट करने लगे। ये सूरत हाल जो है वो आगे की तरफ हम बढ़ते गए, कोई ना कोई चीज़ होती गई। इस दौरान सी पैक की प्लानिंग हुई, वो सारी चीज़ें बनकर हम ये नहीं है कि उन्होंने कर्जे नहीं लिए, कर्जे लिए लेकिन इतने ज़्यादा कर्जे तो नहीं लिए जो इन्होंने ले लिए हैं। और ये कह रहे हैं हमने अदा भी किए, भाई अदा उन्होंने भी किए थे लेकिन कर्जे लेकर कर्जे अदा किए थे उन्होंने, और आपने भी कर्जे लेकर कर्जे अदा किए। आपने कोई ऐसा मुआवजा नहीं दिखाया कि जिससे हम समझें कि अब तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ऐसी सूरत हाल नहीं है। लोग बेजार हैं, गवर्नेंस से बेजार हैं। आप देख रही हैं जराइम जो रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। मासूम बच्चे महफूज नहीं हैं, खवातीन महफूज नहीं हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है कि जो ओपन एंड शट केसेस होते हैं, टोटल ओपन एंड शट। ये साहिवाल का पूरी दुनिया ने देखा, दिन के वक्त हुआ, सारी दुनिया कवर कर रही थी, हर चीज लाइव चल रही थी, मकतूल भी लाइव थे और मारने वाले और कत्ल करने वाले भी लाइव थे, सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद आराम से वो छूट गए। तो आपकी रिट कमजोर होती है, लोग समझते हैं कि इंसाफ खत्म हो गया, यहाँ पर इंसाफ मिल ही नहीं सकता है। ठीक है जवाद साहब, बहुत से और केसेस की मिसाल दी जाती है। ठीक है लगारी साहब, जवाद साहब आपकी तरफ आएंगे कि इंसाफ की तलब है। लगारी साहब मैं वापस आती हूँ, जवाद साहब का जवाब ले लें। महंगाई, कर्जे, लोग बेजार हैं, जराइम, ये लगारी साहब कह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ फिगर्स भी आज दिए गए हैं जिसमें गुज़िश्ता दौर से कंपैरिजन किया गया और फिर बताया गया है कि सेहत तालीम को लेकर हमने पहले से ज्यादा, कई गुना ज्यादा अखराजात किए हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल मुख्तलिफ है। सेहत का शोबा ही लिया जाए तो जो पहले बहुत सी अद्वियात सरकारी अस्पतालों में या टेस्ट फ्री में थे वो सब इस वक्त नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन दिए जा रहे हैं वो कितना ज़मीनी सूरत हाल के साथ वाकई मिलते हैं या सिर्फ लिखने की हद तक फिगर्स हैं? देखें आयशा, नज़ीर अगारी साहब बहुत चोटी के जर्नलिस्ट हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूं और इनका एक वसी तजर्बा है, एक वसी नज़र है, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने की उसको मैं थोड़ा सा उसकी वजाहत करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा कि बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या नज़ीर लगारी साहब को ये नज़र नहीं आ रहा कि जब पीटीआई की हुकूमत ने 2018 में ये हुकूमत टेक ओवर की थी तो इस मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स $9 बिलियन थे, जो कि अभी $25 बिलियन हैं। क्या ये बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि एक्सपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की उनमें खातर ख्वाह इजाफा हुआ है? क्या पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसमें सीमेंट की जो प्रोडक्शन है वो 72 सालों में सबसे ज़्यादा हुई है? क्या पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में $27 बिलियन, कभी भी हम $22 बिलियन से ऊपर नहीं गए थे, $27 बिलियन यानी $5 बिलियन का इजाफा हुआ है। ये जहन में रखें कि IMF से हमें $6 बिलियन का कर्ज लेना होता है तो कितना मुश्किल होता है। और ये काम सिर्फ इस वजह से कि एक अच्छा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया ओवरसीज पाकिस्तानियों को और उसके तहत रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट के जरिए $2 बिलियन तो सिर्फ उसमें आया है। ये क्या बज़ाहिर नजर आने वाली चीजें नहीं है? क्या इनको हम नहीं कह सकते कि इससे पाकिस्तान में कोई बेहतरी आई है? आपने सेहत के हवाले से बात की, देखें सेहत के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में जो सेहत इंसाफ कार्ड है, जो कि एक बड़ा जबरदस्त, इवन यूरोप में भी देखा जाए वहां के मॉडल से भी एक ज्यादा यूनिक और एक सिग्निफिकेंट कदम है, जिसमें केपी में तकरीबन कंप्लीट हो गया है, पंजाब में बड़ी तेजी से हो रहा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में उसका आगाज हो गया है, गिलगित बल्तिस्तान में उसका आगाज हो गया है। इसके तहत हर फैमिली, हर खानदान
कम से कम अपनी सेहत के हवाले से उसको ये फिक्र नहीं है कि अगर उसको कोई बीमारी या उसके किसी मेंबर को होती है खानदान के, तो उसको उसके पास कोई अफोर्डेबिलिटी का अहमद जवाद साहब बड़ी माजरत के साथ कि ये जिस प्रोजेक्ट की अभी आप बात कर रहे हैं इसका वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं दिखता, और भी बहुत से मामलात में यही सूरत हाल है। आज PTLI से भी यही खबर आई कि वहां अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई है क्योंकि उनके पास पैसे मौजूद नहीं है। सेहत के शोबे की तरक्की के दावे आप भी जानते हैं, पंजाब 11-12 करोड़ की आबादी है, ये कागजों में कह देना कि हर खानदान को सेहत की सहूलत मिल गई, मैं उसे कहूंगी वो स्वीपिंग स्टेटमेंट और दावा है हुकूमत की तरफ से। अच्छा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पंजाब में सेहत इंसाफ कार्ड मिल गया सबको। पंजाब में सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो जारी है, और ये जब कंप्लीट होगा तो फिर जाहिर है कि हर खानदान उसके अंडर कवर होगा। उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो क्लियर ना हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसके ऊपर काम हो रहा है 3 सालों में, और आइंदा 2 सालों में उम्मीद है कि 2023 के इलेक्शन से पहले पंजाब, KP, आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में इंसाफ सेहत कार्ड मुकम्मल हो जाएगा। ये एक बड़ी प्राइमरी नीड थी कि आप किसी भी फैमिली को अपनी सेहत की जो अनएक्सपेक्टेड जो उसको नीड्स होती हैं उसको आप, बहुत बड़ा कदम है ये कोई मामूली कदम नहीं है। और अगर इसमें कहीं पे कोई एक आध जगह के ऊपर कोई दवाई की कमी आए, उसको एक जेनरिक स्टेटमेंट बना देना कि जी दवाइयां नहीं मिल रही या वहां पे सर्विसेज नहीं मिल रही, हाँ कहीं हो सकता है कहीं पे कोई रुकावट आई हो। आप कोविड के हवाले से देखें किस तरह से कोविड का पाकिस्तान ने मुकाबला किया, चाहे वो वैक्सीनेशन का है, चाहे मरीजों को ट्रीटमेंट देने का है। वो जवाब साहब ये माजरत के साथ जो अस्पतालों में दवाइयों के मामलात और टेस्ट के हैं वो 1 से ज्यादा हॉस्पिटल से रिपोर्ट हुए हैं। जो आज की खबर है वो मैं PTLI की आज ही आई है, मैं आज कोट कर रही हूँ। फिर 9 अस्पतालों का दावा है पंजाब में, जिसको अपोजिशन ये कहती है कि वो सिर्फ कागजों में है। ये मेहरबानी करके बताइएगा 9 अस्पतालों का स्टेटस क्या, ये बन चुके हैं, ये कहाँ बन रहे हैं? जी आयशा, मुझे आप बताएंगे ये कौन से 9 अस्पताल हैं जिनका आप मेरे से सवाल पूछना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता, ये हुकूमत कह रही है, पंजाब हुकूमत 9 अस्पताल पंजाब में बनाए हैं सर। तो मैं तो ऑपोजिशन का दावा इसमें कह रही हूँ। नहीं, मैं ऑपोजिशन कह रही है कागजों में है, बन रहे। फारूक साहब कह रहे हैं बन रहे। आपने अभी मेरे से सवाल किया है कि ऑपोजिशन कह रही है कि 9 हॉस्पिटल जो हैं वो पेपर्स में है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि हॉस्पिटल जो 9 ऑपोजिशन कह रही है वो कौन से हॉस्पिटल है पेपर्स में, ताकि फिर उसका जवाब जो है ना वो ढूंढा जा सके। तो मैं तो वो 9 पूछ रही हूँ ना जो PTI गवर्नमेंट ने बनाया, इसीलिए तो पूछा। तो फारूक साहब को पता है, उनसे पूछ लेते हैं। हवा में हुए ना, इन सवालात का मैं कैसे जवाब दे सकता? फारूक साहब, तो ये तो हवा में है। ऑपोजिशन ने तो जेनरिक बात करनी है ना, अगर कोई स्पेसिफिक कोई चीज हो तो उस पर हम बात कर सकते हैं। देखें, असल बात ये है कि सेहत के हवाले से इस हुकूमत की अचीवमेंट क्या है। यस, इसमें ग्रे एरियाज होंगे, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जिनमें भी काम करने की जरूरत है। 3 साल का अरसा जाहिर है कि काफी नहीं है, और मैंडेट 5 साल का मिला है, और उन 5 सालों में हम क्या कर पाते हैं और क्या नहीं कर पाते, जाहिर है कि वो एक क्वेश्चन जो है वो इस हुकूमत से पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैं तो अभी 3 साल की जो परफॉर्मेंस है उस कारकर्दगी का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि चाहे कोविड का सेहत के हवाले से हमने मुकाबला करना था, वैक्सीनेशन का करना था, ट्रीटमेंट का करना था, तो हम लोग इसमें रीजन में सबसे बेहतर सामने आए हैं। ठीक है फारूक साहब को लेके मैं आपकी तरफ आती हूँ। जवाब साहब वापस। फारूक साहब, ये सेहत तालीम पर हुकूमत कह रही है और फिर कह रहे हैं मेट्रो में 8 अरब से जायद की बचत की गई, मगर मेट्रो पे तो आए रोज तनख्वाहों की अदम अदायगी के मसाइल रहे, सर्विस भी मुअत्तल रही, कोविड में मेंटेनेंस के इश्यूज भी सवालिया निशान रहे। तो वाकई ये क्या चलती मेट्रो से 8 अरब बचाए या बंद करके 8 अरब बचे? देखिए आयशा, मेरा ख्याल है आप पीनट्स की बात करने, जरा थोड़ी बड़ी लेवल पे बात करें तो शायद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल 8-9 हॉस्पिटल बन रहे पंजाब में, कोई डीजी सर फारूक साहब एक सेकंड, एक लाइन की इजाजत दीजिएगा फारूक साहब। आम आवाम को एक्सपोर्ट की समझ नहीं आएगी, कंस्ट्रक्शन की नहीं आएगी, ये बताना कि हमारे पास रिजर्व्स कितने पड़े हैं या हमारी ये जो फिगर्स है ना, ये आम आवाम नहीं जानती। वो ये जानते हैं कि उस सड़क पे निकलेंगे तो क्या सस्ता पड़ता है, आटा लेने जाएंगे तो क्या सस्ता पड़ता है, चीनी खरीदेंगे तो कहाँ खड़ी है, बिजली का बिल कितना है। आम आवाम सादा जबान में ये बात सिर्फ जानती है। मुझे एज अ पाकिस्तानी, मुझे कॉमन सिटीजन, मुझे आप सिर्फ 2-3 मिनट दे दें। जी जी सर, प्लीज गुजारिशात पेश करता हूँ। पहली बात यह है, मानते हैं कि कीमतें जो है उसमें आइडियल हालात नहीं है, प्राइसेस कंट्रोल करने में गवर्नमेंट उस तरह कामयाब नहीं हो बल्कि नाकाम हुई है, और लॉट मोर नीड्स टू बी डन। मानते हैं कि जनाब आपका सर्कुलर डेट जो है वो कंट्रोल नहीं हो सका। ये भी मानते हैं कि शुगर, आटा, पेट्रोल कमीशन रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन एक बंदे को अभी तक मैंने तो नहीं कि पढ़ा कि कोई जेल हुई हो। ये भी हम मानते हैं कि गवर्नमेंट
और ऑपोजिशन के दरमियान में वो हार्मनी नहीं रही है, पॉलिटिकल हार्मनी जिस तरह की होनी चाहिए जमहूरी अपना हुकूमतों में, और ये ऑपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं रही है, जो गवर्नमेंट ये लेजिस्लेशन को बुलडोज करती रही है, नैब रिफॉर्म नहीं आया, जुडिशियल रिफॉर्म। देखिए नेगेटिव बहुत है, मैं ओवरऑल 70-30 दूंगा। अभी तक जो मैंने इस गवर्नमेंट को देखा 70 फॉर पॉजिटिव, 30 फॉर नेगेटिव। लेकिन अब मैं कुछ पॉजिटिव की बात करता हूं, ये सुने जरा। कुछ तो जवाब साहब ने कह दिया, ठीक है, उन्होंने फिगर्स दिया है। हमने तब्दीली ना सिर्फ फील की है, हमने उसको देखा भी और देख रहे हैं। पहली बात, अब वो दौर खत्म हो गया। पहली मर्तबा हुआ, हम कितने सालों से शो डाल रहे थे, गिलानी साहब बाहर जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं। मैं ऑस्टेरिटी की बात करूं, 100-150 बंदे इनके जहाजों में जाते थे फॉरेन टूर्स के ऊपर, खत्म हो गया। अब ऑस्टेरिटी का दौर आ गया, अब ये चीजें हम नहीं देख रहे। दूसरी बात ये है कि देखें, आप भूल रहे हैं कि ये हुकूमत जो आई है 3 साल में, ये कोविड के दौर में आई है, अभी तक कोविड नहीं गया है। इन्होंने कोविड के हालात में इकोनॉमी को रिवाइव किया है। आपने कहा कि लोगों को क्या पता कि टूरिज्म क्या है और ये अपना एक्सपोर्ट्स क्या है। और भाई जब एक्सपोर्ट्स आपकी 25-26 अरब डॉलर तक पहुंचेगी फ्रॉम 19 to 20 बिलियन डॉलर, तो उसका क्या मतलब है कि आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपके अपना लोगों का जो गरीब लोग हैं, खासकर वर्कर्स जो हैं, वो कमा रहे हैं, उनके घर में पैसे आ रहे हैं। टूरिज्म, मैं कहता हूं पाकिस्तान में रिकॉर्ड टूरिज्म हमने इस साल देखी है। पिछले साल भी चले कोविड का मामला ज्यादा था, इस साल तो वो कोप अप नहीं कर सके नॉर्दर्न एरियाज में। टूरिज्म में उनकी इकोनॉमी बेहतर हुई, नॉर्दर्न एरियाज के लोगों के पास पैसा है, वो जाके खर्च कर रहे हैं। फिर बात यह कि आइडियल हालात आम आदमी के लिए नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखें ये जो एहसास प्रोग्राम है, बड़े गौर से इसको मैं फॉलो कर रहा हूं। डॉक्टर सानिया निश्तर ने जो कमाल कर दिया, ये एक साइलेंट सोशल रेवोल्यूशन है जो पाकिस्तान में आ रही है। इसके पता नहीं कितने हैं, लोन दे रहे हैं, कैश रिलीफ दे रहे हैं, वो जॉब्स का है और इस तमाम इसके सब है, अपना सब प्रोग्राम्स हैं। तो दैट इज मेकिंग एन एफर्ट। और मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान की तारीख में सिविल इतने लीडर आए हैं, मिलिट्री लीडर आए हैं, आज तक किसी ने पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए कभी सोचा है? ठीक है फारूक साहब, एक ब्रेक लेनी है। आप कह रहे हैं कि सर ब्रेक, मेरी बात सुने। ये पन्ना गाय लंगर गाने, ये जो लंगर खाने छोटी चीजें आप समझेंगे, लेकिन एक शख्स है जो कि कह रहा है इनको भूखे लोगों को खाना दो। पाकिस्तान की तारीख में मुझे एक लीडर बता दे। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा पैदा होनी चाहिए, रोजगार देने चाहिए ताकि इंडिपेंडेंटली लोग खड़े हो, डिपेंडेंट हो। मुझे ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, ब्रेक से वापस आते तो प्लीज आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। फारूक हमीद साहब, आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें, फिर मैं लगारी साहब की तरफ जाऊंगी। जी, मैं क्विकली ये कहना चाहता हूं कि ये जो शॉर्ट टर्म मैंने बातें की जो आजकल हम देख रहे हैं, लेकिन छोड़ दें इन चीजों को। मैं एज अ पाकिस्तानी, मैं आई वांट माय जनरेशंस टू बी सेफ। और ये जो 10 साल में 10 डैम, या प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर में वहां पे 5-6 डैम बने थे 1960s और 70s के दरमियान, या फिर अब ये पहली मर्तबा, ये आपके और मेरे लिए नहीं, ये हमारी जनरेशन के लिए है जब ये 10 डैम अगले 10 साल में आ जाएंगे। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन, आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में तो रवायत होती थी, हाँ जी वो 14 अगस्त आ गया या ये मानसून सीजन आ गया तो जनाब रवायती 5-6 दरख्त लगाते थे बड़े ओहदेदार, उसके अलावा कुछ नहीं। वी आर सीइंग अ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ इत्तेसाब जो आया पाकिस्तान में, जो एक बहुत बड़ी वजह दी थी कि ऑपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट के दरमियान में जो ये डिसहार्मनी और ये स्ट्रेन रिलेशंस हुए, वो अलग बात है। फारूक साहब फिर हार नहीं में बताइए, वो एहतसाब कहीं कंक्लूड हुआ, किसी को सजा हुई? गुड, मैं उस तरफ आ रहा हूं। ये आप क्रेडिट दें नैब को कि पिछले 3 साल में अंडर दिस चेयरमैन, बाकी जो मर्जी, कोई इदारा परफेक्ट नहीं है, फिर भी 350-400 अरब रुपए फिजिकली इन्होंने रिकवर किए। वो अलग बात है कि हमारा लीगल सिस्टम जो है वो प्ले अप नहीं चले भाई, लीगल सजा तो ना हुई, पैसे आ गए हैं, सब डाके डालें और फिर पैसे दे के बाहर हो जाए। लगारी साहब, ये जो फारूक हमीद साहब अचीवमेंट सब बता रहे हैं, आप कितना समझते हैं कि आने वाले वक्त में, स्लो है मगर आने वाले वक्त में इसका इम्पैक्ट जरूर नजर आएगा, हुकूमत को, कौम को, सोसाइटी को, सबको इसके समरात मिलेंगे? अल्लाह करे ऐसा हो। एक तो मैं जवाब साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद भी देता हूं। हमने ये तो ज़रूर सुना हुआ था कि सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत एक पेज पर हैं, अब तो मालूम हुआ कि रिटायर्ड अफसरान भी और हुकूमत भी, ये भी एक पेज पर हैं। हुकूमत के साथ
तमाम जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो भी एक पेज पर हैं और रिटायर्ड सिक्योरिटी ऑफिसरान वो भी उनके साथ एक पेज पर हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के लोग जिन मसाइल को फेस कर रहे हैं वो मसाइल अभी हल होते नज़र नहीं आ रहे हैं। जिन चीज़ों के हमें बताया जा रहा है कि ये बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अल्लाह करे कि वो बड़े बड़े काम हो रहे हों। एक बड़ा दावा होता है कि जनाब डैम जो बन रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे होंगे। हम यहाँ पर टेल पर बैठे हुए हैं और हमें मालूम है कि हमारे यहाँ किस तरह पानी के मसाइल हैं और बड़े डैम जो हैं वो बड़े मसाइल पैदा करते हैं। हमें अंदाज़ा है कि अयूब खान ने जिस तरह से इस मुल्क की मईशत के अंदर बम रख दिए थे वो अब तक रखे हुए हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी यूजीन के कहने पर इतने बड़े सौदा करने की कि पाकिस्तान के 3 दरिया इंडिया के हवाले कर दिए जाएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और पाकिस्तान को इंसिस्ट करना चाहिए था। यूजीन 14 साल रहा है सदर वर्ल्ड बैंक का सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान के 3 दरिया इंडिया के हवाले करे और हमने वो किए और किसी सिविलियन ने नहीं किए। सिविलियन बेचारे कहते रहे और उन्हें मना करते रहे कि नहीं करेंगे, कोई भी सिविलियन तैयार नहीं हुआ। फील्ड मार्शल ने कहा जी मैं तैयार हूं, मुझे करें हुक्म करें, मैं 3 दरिया इंडिया को देने को तैयार हूं और ये हुआ। और फिर कहा मैं डैम बनाकर गुजारा करूंगा। डैम के नतीजे आप देख लें कि हम टैल पर जो बैठे हुए हैं हमें पानी का प्रॉब्लम इतना ज्यादा डाउन स्ट्रीम में कि अब हमारे ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट की कई तहसीलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जो यहाँ पर सूरत हाल है। खैर ये हो गया। इकोनॉमी जो है वो अभी हमें उसके समरात नजर नहीं आ रहे हैं जो इन्होंने किए हैं। ये कह रहे होंगे कि इन्होंने स्टेबल किया है और चीज़ों को ख़त्म होने की तरफ जाने से बचाया है, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन एक दफ़ा तो ये भी हुआ था कि 25 अरब डॉलर तक हमारी एक्सपोर्ट्स चली गई थी और एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट्स का जो फ़र्क था बहुत कम था। अब तो एक्सपोर्ट्स को देखें कहाँ हैं और इंपोर्ट्स को देखें कि वो कहाँ पहुंची हुई हैं। हमारे यहाँ बहुत चीज़ें गड़बड़ भी हुई हैं, बहुत चीज़ें ख़राब भी हुई हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि जी मनफी तासुर दिया जाए। अल्लाह करे कि इनको मजीद मौका है, ये चीजों को स्टेबल करें, इन इकदामात के पॉजिटिव असरात नजर आए। मैं आखिरी सवाल, सर टाइम कम रह गया लगारी साहब। मैं जवाद साहब, एक तो आपने कॉम्प्लीमेंट तो मेरा ख्याल स्माइल करके ले लिया है जो लगारी साहब ने आपको दिया है। सवाल आप इसको कमेंट कर दें जो ये दोनों बात कर रहे हैं। लेकिन ये आपको बता दूं कि वो जो 9 अस्पताल आप कह रहे थे वो सीएम पंजाब ने तौसा में खड़े होकर कहा था कि 9000 बेड्स का सेहत के निजाम में इजाफा और 9 अस्पताल। मेरा ख्याल शायद अभी अस्पतालों के नाम ना रखे हों। जी आयशा, चूंकि आपने खुद ही कहा अभी टाइम कम है तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं जो अभी तक बातें हुई हैं। देखें, एक तो जो एक पेज की उन्होंने बात की है ब्रिगेडियर साहब की या मेरे हवाले से या उसको अदारे या पॉलिटिकल पार्टी से, देखें नज़ीर लगारी साहब, मैं, ब्रिगेडियर साहब, आयशा बख्श, हम सब एक पेज पे हैं अपने मुल्क के मफाद के लिए। हमारे में ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, चीज़ों को देखने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एहतराम अपनी जगह पे है। मैं नज़ीर लगारी साहब की ओपिनियन का एहतराम करता हूँ, लेकिन हो सकता है उनसे डिसएग्री करता हूँ। इसलिए मैं जो इस हुकूमत की अचीवमेंट्स के हवाले से मैं बात कर रहा था, ब्रिगेडियर साहब ने जो डैम्स की और माहौल की बात की और जो खास तौर पर एहसास प्रोग्राम, देखें ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि ये तो इसके ऊपर तो कोई हमें क्वेश्चन ही नहीं रेस करना चाहिए कि ये वो चीजें हैं कि जो माजी में इसका कोई नामो निशान नहीं है। कभी किसी ने पनाहगाह या रात को कोई भूखा नहीं सोएगा, इसके बारे में कभी आपने सुना? इस मुल्क में माहौलियात, पाकिस्तान दुनिया के बॉटम में है, लोएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी इस मुल्क की जो है। क्या मतलब है इसका? 2030 तक हमें वर्स्ट क्राइसिस जो है वो एनवायरनमेंट के हवाले से आना है। क्या पिछले 40-50 साल में मुझे एक हुक्मरान बता दें जिसने माहौलियात के हवाले से इस तरह से रियलाइजेशन और अवेयरनेस क्रिएट की हो? 1 बिलियन ट्री हो या 10 बिलियन ट्री हो, हर तरफ जंगलात लग रहे हैं, वो नजर आ रही हैं वो जंगलात। देखें ये बहुत ये इस मुल्क पे इमरान खान का इतना बड़ा एहसान है और एक गरीब आदमी के लिए कि जिसकी कोई सुनने वाला नहीं थे। और हम इंतजार नहीं कर सकते कि जब इकोनॉमी टेक ऑफ करेगी तो तब उसको खाना मिलेगा, या इकोनॉमी टेक ऑफ करेगी तो तब उसको रात को सोने के लिए शेल्टर मिलेगा। हमने उसको आज की तारीख में रोटी देनी है, आज की तारीख में शेल्टर देना है, और इंशाल्लाह जब इकोनॉमी के इंडिकेटर्स ठीक होंगे उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट वो नीचे आम आदमी तक भी आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का। और जो बात जवाद साहब कह रहे हैं कि हुकूमत बेहतरीन इक़दामात कर रही है, आने वाले दिनों में इसके समरात नीचे तक भी, अवाम तक भी पहुंचेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।